मम्मा आपने मुझे धोखे से बुलाया। पापा आपने भी मम्मा का साथ दिया। मैं जा रहा हूँ उसे लेने। वो अभी भी मेरी बीवी है वो, और मैं बीवी का दर्जा भी दे चुका हूँ उसे। वहाँ सब गुस्से में शाहजहाँ के कहने पर निकल तो गए, मगर गाड़ी चलाते वक्त इनके दिमाग में सिर्फ माजी की बातें गूंज रही थी। अगर तुम इसे लेने गए या इससे भी कोई राब्ता करा तो मैं अपनी जान ले लूँगी वहाज। रुखसाना बेगम की बात पे वहाज साहब ने जब इनको देखा तो इनके हाथ में पिस्टल थी। वहाज साहब की गाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड पे थी। आंसू मुसलसल बह रहे थे इनके। मम्मा ये पिस्टल नीचे करे। पापा निमरा कुछ बोलो मम्मा को। मम्मा प्लीज़ भाई की बात मान जाए, खुशबू बहुत अच्छी है, आपको बहुत पसंद आएगी, ऐसा नहीं करे मम्मा। मैं कह रही हूँ बलाज, खाओ मेरी कसम कि इससे कोई राब्ता नहीं रखोगे, इसे इसके पास पलट कर नहीं जाओगे, मैं जहाँ कहूँगी वहाँ शादी करोगे, वरना मैं अपनी जान ले लूँगी। रुखसाना बेगम ने ड्रैगर पे हाथ रखा हुआ था। मम्मा मत करें ऐसे, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसके बगैर मर जाऊँगा, वो मेरा इंतज़ार कर रही है मम्मा। वह सब रोते रोते वहीं अपनी माँ के कदम में बैठ के इनसे फरियाद करने लगे, मगर रुखसाना बेगम के सर पे बस दौलत सवार थी जो नाजरा की सूरत में इन्हें मिलने वाली थी। ठीक है, अगर तुमने इसे चुन लिया तो फिर मेरे ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा, मैं मार लेती हूँ अपने आप को। ये बोलकर रुखसाना बेगम जैसे ड्रैगर दबाने लगी, फहाज ने रोते रोते चीख चीख के कहने लगा, ठीक है मैं नहीं रखूँगा इससे राब्ता, नहीं जाऊँगा इसके पास पलट के, आप जिससे कहेंगी मैं शादी करूँगा इससे। मम्मा ये नीचे कर दे पिस्टल। अगर तुम मुकर गए अपनी बात से तो आपकी कसम नहीं मुकरूँगा। बिलाल साहब इस सारे मामले में खामोशी तमाशाई बने रहे, क्योंकि रुखसाना बेगम ने इन्हें साफ कहा था कि वो तलाक ले लेगी इनसे अगर वहाज का साथ दिया तो। मासी की बातें सोचते वहाज साहब बहुत दूर निकल आए थे। साहिल समंदर पे गाड़ी रोक के उन्होंने अपना सर जोर से गाड़ी के स्टीयरिंग पर रखा और जोर जोर से रोके रोके अल्लाह से कहने लगे, या अल्लाह मुझे मौत दे दे या फिर मुझे सब्र दे दे। तू जानता मैं कितना मजबूर था मेरे मालिक, मैंने माँ और बीवी में से माँ को चुना और बीवी को इंतज़ार की सूली पे लटका के इसे धोखा दिया। मुझे सुकून देते मालिक, इस बार मेरे नसीब में इसका साथ लिखते, अब जबकि वो एक बार फिर मुझे मिली है। रात के न जाने किस पहर वो घर में दाखिल हुए, इन्हें नहीं पता था, मगर निमरा वहाज साहब का इंतज़ार कर रही थी। इसे अजहर साहब आज तकरीब में हुआ तमाशा बता चुके थे, जिसे सुनकर निमरा शौक थी। 20 साल बाद आज अचानक खुशबू का सामने आना इस बात की गवाही थी कि अब किस्मत, वक्त और तारीख ने करवट लेना शुरू कर दी है। जुआन हुसैन को अब इनके माँ बाप की असलियत पता लग जाएगी। निमरा को इस पहर जागता देकर फहाद साहब को हैरानगी नहीं हुई, बल्कि उनको यकीन था निमरा जाग रही होगी। दोनों बहन भाई बिल्कुल खामोश थे, एक दूसरे के बराबर में बैठे थे। तुम क्यों जाग रही हो, सो जाओ जाके निमरा, हमारी किस्मत की स्याही रात अब हमारी औलाद पर भी पड़ेगी, इन्हें भी पता चलेगा इनके माँ बाप क्या कर चुके हैं। भाई मैं मुसलसल 21 सालों से जाग रही हूँ, दूसरों की नींदें उड़ा के, इनका सुकून बर्बाद करके, कभी किसी को सुकून की नींद नहीं आई है। वास ने अपनी आंखों से बहने वाले अपने आंसू से बेदर्दी से साफ किए और कहा, जिनकी माएँ हमारी माँ जैसी होती है ना निमरा, उनकी औलादें ऐसी ही बेसुकून रहती हैं। एक दौलत की खातिर रुखसाना बेगम ने चार ख़ानदान उजाड़ दिए। अपने भाई के मुँह से अपनी ही माँ का नाम सुन के निमरा ने गौर से वहाज को देखा था और दिल में कहा, चलो इसकी तो रज़ा शामिल थी अज़ा से शाह निकाह में, मगर वहाज की ज़िंदगी को कठपुतली बनाने के साथ साथ अम्मी ने नासरा की भी ज़िंदगी वीरान कर दी। एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी में इसे ज़बरदस्ती शामिल कर दिया जो दिल के साथ साथ अपना जिस्म, अपनी रूह भी किसी के हवाले कर चुका था। मर्द पहली बार जिससे दिल से मोहब्बत करके इसे अपना ले तो फिर बेशक हज़ारों औरतें इसकी ज़िंदगी में आ जाए, इसकी रूह उसकी ज़ात की तस्कीन का सामान नहीं बनती। वहाँ सब खामोशी से वहाँ से उठे और अपने कमरे की तरफ चल दिए। उनकी चाल में लड़खड़ाहट निबरा बेगम साफ महसूस कर सकती थी। हीर 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 जो अपनी ही धुन में लाइब्रेरी से निकल के जा रही थी, अपने नाम की पुकार पे भी नहीं रुकी। न जाने किन सोचों में वो चली जा रही थी। जब जुआन ने इसके करीब आके इसका नाम इसके बिल्कुल करीब से पुकारा तो वो एकदम डर गई। कहाँ गुम हो, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहा हूँ, पूरी यूनियन ने सुन लिया, मगर जिसको पुकार रहा हूँ वो बेखबर है। अस्सलाम वालेकुम। वो जुआन पता नहीं, मैं शायद अपनी सोचों में थी इसलिए शायद नहीं सुना। आप क्यों दे रहे थे आवाज़ें? हीर के आप कहने पे जुआन ने गौर से इसका चेहरा देखा था। वाकई में वो एशियन खूबसूरत थी। वालेकुम सलाम। जुआन ने पहले इसके सलाम का जवाब दिया, जिस पे हीर के लब मुस्कुराए थे, जो ज़ियान देख चुका था। मुस्कुरा क्यों रही हो? जुआन के पूछने पर हीर ने चलते चलते कहा, अच्छा लगता है आपके मुँह से सलाम का जवाब।
ओहो हाँ, मम्मा से सीखा है। कौन-कौन है आपकी फ़ैमिली में? इस दिन तो मुझे कोई दिखा ही नहीं आपके घर। फिर पीछे चलने लगी तो जॉन ने भी इसके कदम से कदम मिला के जवाब दिया, मैं, मम्मा और पापा बस अकेले हैं। आप कोई बहन-भाई नहीं? नहीं, बस मैं अकेला हूँ और मम्मा-पापा, दादू और मामू से मिलने पाकिस्तान गए हैं। आप नहीं गए? आपके जॉन मुस्कुराया हीर के आप कहने पे। जाऊँगा मगर अभी सेमेस्टर था तो इसलिए नहीं किया। लम्हा भर के लिए दोनों के दरमियान खामोशी हुई जिसे जवान ने तोड़ा। आपके घर में कौन-कौन है? मैं भी अकेली हूँ, हिंद ने मुस्कुराकर कहा। बस मगर इसकी मुस्कुराहट में उदासी थी जो जवान ने काफ़ी महसूस की। इतना उदास क्यों हो रही हो? मैं भी अकेला हूँ। जवान के कहने पे हिंद ने अपना बैग अपने कंधे पे सही करते हुए कहा, आप अकेले हैं मगर आपके मम्मा पापा तो है ना? मेरे मम्मा पापा की डेथ हो गई थी एक कार एक्सीडेंट में, सो आनी के साथ रहती हूँ बचपन से। ओह! आई एम सो सॉरी ये कोई बात नहीं जवान। अच्छा एक बात पूछूँ? अगर माइंड नहीं करे तो? तुम्हारी किसी बात का अब बुरा नहीं मानूँगा। पूछो, इस हुलिये में उलझन नहीं होती आपको? फिर एक बार तो फिर इसकी हुलिये को टारगेट करते हुए कहा। जवान ने मुस्कुरा कर कहा, तुम कैसा चाहती हो मेरा हुलिया? मैं तो चाहती हूँ कि ये अपनी आप लंबी-लंबी जुल्फ़ें कट वाले ढंग के कपड़े पहने। ये टैटू नैटू सब साफ़ करवाए और हीर अपनी धुन में बोली जा रही थी जब इसने जॉन को देखा जो बहुत गौर से इसे देख रहा था। हीर ने फ़ौरन अपनी ज़बान को ब्रेक लगाई। आई एम सो सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही भूल गई। मुझे क्या हक आपको बदलने का? आपकी लाइफ़ है जैसे चाहे गुज़ारे। जवान फिर भी खामोश रहा। हीर ने किन अँखियों से इसका चेहरा देखा जहाँ खिलाफ़ तवक्को मुस्कुराहट थी। अच्छा मैं चलती हूँ अल्लाह हाफ़िज़। हीर को जवान कुछ अजीब लगा इसलिए उसने फ़ौरन वहाँ से भागने में आफ़ियत समझी। एक काम करो मारो आओ मिलकर मुझे सारे मारो। अरे अरे तो इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तुझे कौन सा भी बुला रही हूँ। शान से तसव्वुर में सनम का लाल पीला चेहरा देखते हुए अपनी हंसी रोकते हुए कहा और उसके लहजे से सनम अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो अपनी हंसी रोक रही है। एक काम करके गुन्नी मिसनी अपनी हंसी क्यों रोक रही है? कहकमा लगा मेरी हालत पे। सनम के बोलने की देर के शानदार ने कहकमा लगाते हुए कहा, तू अपनी गाड़ी लानी थी ना, उबर में क्यों आई है? शानजी अगर तू शाम तक रुक सकती है तो रुक जा वरना खुद चली जा शॉपिंग करने। मुझे 3 बजे आप ही को कॉलर से पिक करना है फिर इन्हें ड्रॉप करके इनके काम से सुनार के पास जाना है। अच्छा चल तू आ जा शाम तक मैं वेट कर रही हूँ। शानजी ने इसकी हालत पे रहम खाते हुए इसे शाम तक की मोहलत दे दी। उफ़ एक तो इतनी गर्मी हो रही ऊपर से उबर नहीं आ रही अभी तक। सनम का बुरा हाल था गर्मी में ऊपर से 3 भी बजने वाले थे। इसी दर्द को कॉलर से पिक करना था। एक ब्लैक लैंड क्रूज़र इसके बिल्कुल पास आके रुकी। लाजो अपने किसी काम से निकला था। रास्ते में इसकी नज़र सनम पे पड़ी तो इसने गाड़ी रोक दी। इतनी बड़ी गाड़ी अपने आगे रुकते ही सनम थोड़ी घबराई गई मगर जब गाड़ी में बैठे शख्स को देखा तो इसने सुख का सांस लिया। यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? बलाज भाई आप 1 मिनट बताती हूँ। ये बोल के सनम तेज़ी से घूम के गाड़ी तक आई तो बलाज ने इसके लिए गेट खोला। ऐसे में पे बैठते ही सनम ने सुकून से अपनी आंखें बंद करी और कहा, उफ़ बलाज भाई बहुत गर्मी है आज। सनम ने आंखें बंद करके कहा, वैसे तुम दोनों बहनों को गर्मी बहुत लगती है। बलाज ने सनम का लाल सा सुर्ख चेहरा देखकर इतरत की गर्मी में लाल चेहरा तस्वुर में लाते हुए कहा। बलाज की बात पर सनम ने किन आँखियों से बलाज को देखा और कहा, वाह भाई क्या कहने, जुम्मा 8 दिन हुए नेके मौसमों के हाल में रहना भी पता लग गया है। वाह भाई क्या बात है। सनम के कहने पे बलाज ने मुस्कुरा के इसका सर हिलाया तो सनम भी मुस्कुराने लगी। बलाज की सूरत में इसे बड़ा भाई जो मिल गया था। बलाज भाई छोटा होना भी किसी सज़ा से कम तो नहीं। क्यों? सारे काम मेरे ज़िम्मे आप ही के। अभी इन्हें पार्लर से पिक करना है, इनकी सर्विस और मेहंदी लगवानी थी। आज दूसरा इन्हीं के काम से एक ज्वेलर के पास जाना है। इन्हें घर छोड़ के तीसरा शान से मेरा वेट कर रही है, इसे शॉपिंग करनी है। उफ़ बिलाज भाई मैं तो आज थक के चूर हो जाऊँगी। मैं कब मेहंदी लगाऊँगी, कब फेशियल वगैरह करूँगी। सनम की रोली सूरत देख के बिलाज ने गाड़ी का रुख मोड़ा। अरे बिलाज भाई पार्लर इस तरफ है। हाँ मुझे पता है तुम अभी शानज़ी के घर जा रही हो, बाकी के काम मैं कर दूँगा। आपकी आप ही को पिक भी कर लूँगा और ज्वेलर्स का क्या काम है वो भी बता दो। बलाज भाई अगर आप ही ने गुस्सा किया कि मैंने इनका काम आपको क्यों दिया तो वैसे भी उन्होंने कहा था कि ये काम खाली में मैं करूँगी बिना किसी को बताए मम्मा को भी बताने को मना किया था। कौन सा ऐसा काम है? बलाज के चेहरे पे तशवीश देके सनम ने इसके आगे एक किलोरी का बॉक्स किया जिसे देखते हुए बलाज ने बहुत मुश्किल से गाड़ी का कंट्रोल संभाला था। ये देखिए बलाज भाई कितनी खूबसूरत पायल है। पूछ-पूछ के थक गई हूँ आप ही से ये कब ली है, कहाँ से ली मगर बहुत पक्की है बताती नहीं है। कुछ भी इसी को पॉलिश करवाने का काम दिया है आप ही ने, कह रही थी अपनी बारात में पहनूँगी।
अच्छा सामने डैशबोर्ड पे रख दो, मैं करा दूँगा और आज शाम की मेहंदी भी दे दूँगा तुम्हें चुपके से। हाय सच्ची बिलास भाई, आप कितने स्वीट है। पता है इतना आप ही को क्यों क्यों आपको घर आगे की बात बोलते-बोलते सनम ने खुद को बाँध रखा, मगर बिलास ने वहीं से सनम की बात पकड़ी और अपनी आँखें बड़ी करके सनम से पूछा, खड़ूस कहती है ना ना तुम्हारी बहन मुझे? अल्लाह का वास्ता बिलास भाई मेरी सूट से भाई है, नहीं प्लीज़ प्लीज़ आप ही को मत बोलिएगा। अरे भाई मैं क्यों बोलूँगा, पागल हूँ। लाज ने फ़िलहाल इसे टाला। अब बताओ कहाँ से टर्न लूँ शानज़ी के घर के लिए। बस यहीं रोक दें, सामने गली में है इसका घर। सनम की गाड़ी से उतरने के बाद बिलास ने गाड़ी का रुख पार्लर की तरफ मोड़ दिया था। इसकी नज़र मुसलसल डैशबोर्ड पर रखे बॉक्स में थी। कुछ सोचते हुए इसने बॉक्स गाड़ी में आगे पीछे रख दिया। सर वो कह रही है मैं खुद आ जाऊँगी जब मेहंदी सूख जाएगी, आप जाएँ। 10 मिनट से ज़्यादा बिलास को हो गए थे पार्लर का इंतज़ार करते-करते, मगर वो थी कि बाहर ही नहीं आ रही थी। इतरत को जब पार्लर वाली ने बताया कि इनके शौहर इन्हें लेने आए तो इतरत का दिल किया सनम का गला दबा दे। अब पार्लर वाली को अपनी शौहर से वर्ल्ड वॉर का क्या बताती, इसलिए मेहंदी का बहाना कर दिया। पार्लर वाली ये बोल के वापस जाने लगी जब बिलास ने इन्हें रोक के कहा, बात सुनिए सिस्टर जी, इतरत मेहंदी सूख गई है ना? जी सर नहीं वो मतलब देखिए मैं इनका शौहर हूँ, अभी यहाँ आने से पहले वो मुझसे नाराज़ हो गई थी इसलिए मेरे साथ नहीं जा रही। अगर आप थोड़ा कोऑपरेट करें तो मैं अंदर आके इन्हें ले जाऊँ। पार्लर वाले ने बिलाज की बात पे अपने ऑनर को कॉल करके सिचुएशन बताई तो उन्होंने बिलाज को अंदर आने की इजाज़त दे दी। इतना सुख का सांस लिए बैठी थी कि चलो जेंट टला और वो सनम को कॉल करने लगी। तभी अचानक से इसे किसी ने गोद में उठा लिया। इतरत के मानो तो हाथ पाँव फूल गया जो इसने अपने आप को बिलाज की गोद में देखा। सारे पार्लर के वर्कर इन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगे। ये क्या बदतमीज़ी है, बिलाज नीचे उतारो मुझे। इतरत ने दाँत पीस के हल्के से कहा, अरे मेरी प्यारी बीवी की मेहंदी सूखी नहीं ना, तो इसलिए मैंने सोचा आपकी मेहंदी मैं आपको गोद में लेके सुखवा लूँ। ये बोल के बिलाज ने गौर से इतरत को देखा। खूबसूरत तो पहले से थी मगर आज सर्विस के बाद और चमक रही थी। मायूं के जोड़ों में इसके जिस्म से उठने वाली उपटन की खुशबू बिलाज का दिल बेईमान कर रही थी। बिलाज इसे लेकर जाने लगा जब पॉल वाले ने कहा, सर ये मैम के से। बिलाज ने तड़का थोड़ा ऊंचा करके सही से लिया तो इसका सर बिलाज के चौड़े सीने से लगा। बिलाज की धड़कन वो आसानी से सुन सकती थी। बिलाज ने 2 उंगलियां आगे करके कॉलर वाले को इशारा किया तो इसने इस 2 उंगलियों में खूह से थमा दिए। गाड़ी के डोर जैसे तैसे बिलाज ने खोल के धड़ को बिठाया तो दोनों के गाल एक दूसरे से टकराए। इतरत फ़ौरन अपनी निगाह झुका गई मगर बिलाज इसने इसके पाँव पकड़ के इस पे झुक के इसकी सेट को थोड़ा पीछे किया ताकि इसके पाँव स्ट्रेट रहे। बिलाज की सारी कार्रवाई इतरत खामोशी से देख रही थी मगर बोली कुछ नहीं, बस दिल में एक बात बोली, ख्याल तो ऐसा कहने से बड़े आशिक है मेरे। गाड़ी में दोनों ही खामोश थे मगर बिलाज का दिल चाहता आज इतरत इससे बात करे, मगर इतरत ने आज बिलाज की तरफ निगाह भी नहीं डाली थी। गाड़ी घर के पास रोकी तो बिलाज ने कहा, मैं छोड़ के आऊँ अंदर? नहीं शुक्रिया, मैंने खुद चलना सीख लिया है। इज़ाद की इस बात पे तंज करके गई थी। बारात अच्छे से समझ चुका था। इतरत को घर छोड़ के बारात ने ज्वेलर्स का रुख किया। पायल के डिब्बे को जब शॉप वाले ने खोला तो उसके नीचे से एक गुलाब निकला, सूखा हुआ। बिलात ने कुछ देर इस गुलाब को देखा और अपनी जेब में रख लिया। सर कल सुबह तक होगी ये पायल, ठीक है, इस पे आप चांदी का ही पानी फेरें और वो जो सामने रिंग रखी है ना, इस पे मुझे नाम चाहिए। जी सर, हो जाएगा। क्या नाम लिखूँ? इतरत बिलाज। वहाँ सब आज ऑफिस नहीं गए थे और ये बात बहुत शौक थी साइम के लिए क्योंकि जब से इसने होश संभाला था अपने बाप को सिर्फ कमाते देखा था। पापा आज आप ऑफिस नहीं आए, मैं तो वेट कर रहा था आपका लंच में। साइम ने दोपहर में वहाँ सबको कॉल करके कहा, हाँ बेटा बस थोड़ी तबीयत अजीब थी इसलिए फिर आज बारात में भी जाना था तो सोचा आराम कर लूँ। मगर पापा कौन सा हमारे सगे रिश्तेदार है वो जो आपका जाना ज़रूरी है, मैं और पप्पू चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं बेटा मैं जाऊँगा, तुम भी ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। जी पापा आ जाऊँगा, चले आप मेडिसिन खा के आराम करें। साइम से बात करके वो नीचे आए शाहजहाँ के घर जाने के लिए। कल इनकी हिम्मत नहीं हुई मेहंदी में जाने की मगर आज उन्होंने ठान ली थी खुशबू से बात करने की। रुखसाना बेगम को निम्रा खुशबू का बता चुकी थी मगर अब वो सिर्फ अफसोस कर सकती थी, पछता सकती थी। अपने हर अमल पे वहाज की सूजी आंखें देख के इनकी हिम्मत नहीं हुई थी इन्हें तसल्ली देने की क्योंकि इसका हक अब वो खो चुकी थी। क्या सच कह रही हूँ मलका? हाँ बज़ात वहाज की पहली बीवी कोई और नहीं बल्कि खुशबू है और हीर वहाज की बेटी। उफ़ ये कैसी दास्तान लिखी है अल्लाह ने वहाज भाई की। एक बीवी अल्लाह ताला को प्यारी होगी और एक 20 साल बाद मिली जो कि ना मिलने के बराबर है। वहाज की हालत सच में मुझसे देखी नहीं जाती, मैं इसके हर राज से वाकिफ़ हूँ मगर खुद भी वो वाहिद रास्ता जिससे इसने मुझे भी इल्म रखा।
इस कहानी का अंजाम क्या होगा बज़ात क्योंकि पहले का नहीं पता मुझे, मगर अब जब खुशबू सामने आ गई है तो वो हाथ पीछे नहीं हटेगा। बल्कि मुझे नहीं लगता खुशबू आप इतनी आसानी से वहाज भाई को माफ़ करेगी। इंतज़ार की सज़ा शायद वो माफ़ कर भी दे, मगर वहाज भाई की दूसरी शादी को वो शायद। आगे की बात बोलते-बोलते बज़ात को गला रूंध किया। बज़ात राजपूत ने जब से होश संभाला था, हालात को हमेशा मात दी थी, मगर बाज़ जगह बज़ात बहुत बेबस हो जाता, बहुत ज़्यादा। शाहजहाँ समझ चुकी थी वज़ात की कंडीशन। इसने वज़ात के कंधे पे हाथ रखकर इसे दिलासा दिया और पूछा, वज़ात क्या तुम खुशबू से नाराज़ हो? नहीं मलका, किस बात पर नाराज़ होऊँगा इनसे? मैं समझता था मेरी बहन को इस्तेमाल किया गया था। शायद इनकी दौलत की वजह से जो पापा ने इनके हिस्से में ली थी, लिखी थी कि ज़्यादती सिर्फ़ नाज़रा आपा के साथ हुई है। मगर खुशबू आपी इनकी दास्तान सुनने के बाद मुझे इनसे दिली हमदर्दी है। नाज़रा आपा 10 साल ही सही रही तो ना वहाज भाई के साथ साइम को इसका बाप का साथ आज तक मौसर है, मगर खुशबू आपी को तो 20 साल से न सिर्फ इनके नाम पे बैठी हैं बल्कि नाकर्दा जुर्म की सज़ा भुगत रही हैं। और हीर इसे तो ये तक नहीं पता कि इसके माँ बाप है और ज़िंदा है, तो असल मजलूम तो खुशबू आपी और हीर हुई और जालिम रही खुफसाना पप्पो। ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी मैं इस औरत का चेहरा देखना नहीं चाहता था, मलका जिसने अपनी लालच में इतनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी। अरे सॉरी यार, वो सामान मिल नहीं रहा था। खुशबू ने गाड़ी का गेट खोलकर एकदम बज़ात और शाहजहाँ से एक्सक्यूज़ किया तो दोनों ने अपनी बातों का सिलसिला वहीं रोक दिया। कुछ ज़रूरी सामान लेने खुशबू को अपने फ्लैट पे जाना था और शाहजहाँ को मार्केट से काम था, इसलिए शाहजहाँ ने फज़ात से कहा कि इन्हें लेकर जाने को। वैसे फज़ात एक बात पूछूं? हाँ खुशबू, आप ही पूछे। तुम छोटे थे तो समझ में आता था, तुम डरते थे वॉशरूम जाने से भी बाहर जाने से, हर जगह अपनी मलका आलिया को लेकर जाते थे। शाहजहाँ बेगम खुशबू की बात को मतलब समझते अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। मगर अब तो अच्छे खासे बड़े हुए, अब किस चीज़ से डरते हो जो इतने गार्ड्स लेकर लेकर चलते हो? खुशबू की बातों बजात ने हंसते हुए देखा। शाहजहाँ बेगम भी हंसने लगी। खुशबू आप आज भी मुझे छेड़ने से बाज नहीं आएंगी? नहीं बिल्कुल नहीं, तुम होगे बिजनेस टाइकून, मगर मेरी तो वही बज़ात हो जो वॉशरूम जाने से भी डरता था। खुशबू की बात पे तीनों का कहकमा गाड़ी में गूंजा था। यार हद हो गई, इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है। अगर बलाज भाई लेने आ गए थे तुम्हें तो कौन सी कयामत आ गई थी? कहीं का डाकू तो नहीं आया था तुम्हें अगवा करने? आपको खुद का ज़ाती शौहर आया था। सनम की अब सही मानों में हट चुकी थी। कल मेहंदी से जो इतरत इस बात पे सुना रही थी कि वो इसे पॉलर लेने क्यों नहीं आई। आज बारात का दिन पहुंचा था, मगर इतरत का शिकवा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उफ़ माफ़ी, सलाम है आपको जो आप इन्हें झेलती हैं। सनम ने ड्रेसिंग रूम में अपने आप को शीशे में देखते हुए अंजुम से कहा, हाँ हाँ चली जाऊँगी, आज फिर किसी को भी मुझे झेलना नहीं पड़ेगा। ये बोलते हुए इतरत का लहजा और आंखें दोनों भीग गईं। अंजुम के इशारा करने पर सनम ने पीछे से आके इतरत को ज़ोर से हक किया और कहा, अरे हम पिंडी आके झेल लेंगे आपको, शहर बदल रहा है आपका, हमारा दिल नहीं। सनम की भी आंखें भीगने लगी। इसका दिल भी चाहता इतरत के गले रख के रोने का, मगर वो ज़द करके बाहर निकली तो शान से बाजार से उलझ रही थी। मसला क्या है आपके साथ? शर्म नहीं आती है आपको अपने से 10 गुना छोटी लड़की पे ट्राई करते हुए? शानसे की बात में बजाते इसके थोड़ा करीब आया तो घबरा के पीछे हुई। जब बजात ने इसका बाजू दबोचते हुए कहा, अभी करीब आया तो शेरनी से भीगी बिल्ली बन गई हो। अगर ट्राई करा ना तुम ये कुछ भी तो 2 दिन तक बिस्तर से नहीं उठोगी। और हाँ 10 गुना ना नहीं, सिर्फ 8 साल छोटी हो मुझसे। मैं बता रही हूँ आपको कि शानसे ने इसकी तरफ उंगली वाउंड करते हुए अंदाज में करके कहा कि अब अगर आपने मुझे तंग किया तो वज़ात ने इसकी उंगली में अपनी उंगली फंसा के इसकी गहरे नीली आंखों में अपनी हरी आंखें गाड़ते हुए कहा, हद हो गई आज शान से। और बीएम महफिल मौका देख के बंदे लड़ते हैं। मेरी ये कोई जानने वाले नहीं है जो मैं इनसे महफिल में बहस करूं। बैल मुझे मार, ये मिसाल है इनकी। शाहजहाँ ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, इन्हें समझाओ सनम, अच्छे से समझाओ, मुझे इनसे नफरत है। घिन आती है इन्हें देख के, मैं सिर्फ मुराद से मोहब्बत करती हूँ। आज के बाद ये मेरे पास आस पास भी दिखाई ना दे। ये उन्होंने मुझे तंग किया तो पहले तो मैं अपने पापा को बोलूँगी, दूसरा शाहजहाँ आंटी को, और तीसरी मैं कंप्लेन करूँगी इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन जाके। उन्होंने मेरी आंखों के सामने मर्डर किया है। चांद से किस तरह बोलने में बजाज सीने पे हाथ बांधे से घूर रहा था, मगर सनम को फिक्र थी कि शानजी की इतनी बातें सुनकर बजाज कुछ उल्टा सीधा न कर दे। मगर शुक्र है शानजी की बातों पर बजाज खामोश रहा। बारात का पुरतपाक इस्तेमाल किया गया। ब्लैक कलर की शेरवानी में हल्की सी ब्रेड के साथ ब्लाच जहान बहुत हसीन लग रहा था। वहीं तरह को जहाँ इसके बराबर में लाके बिठाया गया तो ब्लाच इसका रूप देखकर हिल गया।
सारे मेहमान को आओ भगत में सनम और शान से लगे थे। आज मुराद भी आया था तो बज़ात ने फ़िलहाल शानज़ी से दूरी बनाए रखी, मगर जिस तरह शानज़ी के वालिद और मुराद बज़ात के आगे-पीछे भी चले जा रहे थे, ये चीज़ शानज़ी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सनम की निगाहें मुसलसल साइम को ढूँढ रही थी। इसकी फैमिली आ चुकी थी, मगर वो कहीं इसे दिखाई नहीं दे रहे थे। सनम वहाँ से दूध पिलाई के पैसे लेकर हटी तो इसके नंबर पर सैम का मैसेज आया, जिसे पढ़कर सनम को थोड़ा ताज्जुब हुआ और वो हॉल के पीछे गई। सनम फिलहाल तो सबसे बचती बचाती हॉल के पीछे गई थी, मगर कोई था जिसने इसके पीछे अपने कदम बढ़ा लिए थे। साइम साइम कहाँ हो? सनम ने अंधेरा होने की वजह से साइम को आवाज़ दी कि जब भी इसका चूड़ियों से लबरेज हाथ किसी ने पकड़ कर खींचा। इससे पहले सनम चीखती, साइम ने इसे चुप रहने का इशारा किया। ये क्या बदतमीज़ी है? जब से आए हो हॉल के अंदर क्यों नहीं आए तुम? सनम के गुस्से की परवाह किए बगैर साइम ने इसके हाथ में एक रिंग पहनाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे माई डांसिंग डॉल। साइम के विश करने पे सनम ने हैरान होकर अपने मुंह पे हाथ रखा। इसकी आंखें खुशी से भीगने लगी। तुम्हें याद था? हाँ मेरी जान, इसने अपने हाथ में अंगूठी दिखाते हुए कहा। सैम ये बहुत नहीं, चुप, अभी एक तोहफा बाकी है। अपनी आंखें बंद करो। साइम के कहने पे सनम ने अपनी आंखें बंद करी। साइम ने इसका चेहरा थामा, उसके लबों पे अपनी लब रखी हुई है। साइम की इस हरकत पे सनम की आंखें पूरी खुल गई। इसे अंदाजा नहीं था कि साइम ऐसा कुछ करेगा। सनम ने इसे खुद से दूर किया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। एक और सनम प्लीज़, अभी दिल नहीं भरा मेरा। सैम तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? ये क्या हरकत करी तुमने? और एक और का क्या मतलब है? क्यों, क्या गलत किया मैंने? मोहब्बत करता हूँ तुमसे, दिल चाह रहा था तुम्हें प्यार करने का। इतनी अच्छी लग रही हो आज। मगर साइम, अगर मगर कुछ नहीं, इधर आओ मेरे पास। साइम ने इसे दोबारा अपनी तरफ खींचा और उसके लबों में दोबारा झुक किया। सनम ने इसकी कमीज़ को मजबूती से थाम लिया। साइम ने अपने दोनों हाथ इसकी कमर पर रखे, इसे खुद से और करीब कर लिया। साइम मदहोश होने लग गया तो साइम ने इसे एक बार खुद से दूर किया और वहाँ से दौड़कर जैसे ही हॉल के अंदर आने लगी, सामने खड़े नफूस को देखकर इसके हाथ से मोबाइल छूट के नीचे गिर गया। सारी रस्मों के बाद इतरत को बिलाज के कमरे में बिठाया गया। भाभी कुछ चाहिए आपको? मुर्जा के कहने पे इतरत ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। ओ भाभी, आप रोए तो नहीं ना? एक ना एक दिन तो ये लड़कियों के साथ होता है। देखिए, वादा करें मुझसे, अब आप नहीं रोएंगी। मुर्जा ने जब देखा कि इतरत फिर एक बार रोने लगी तो वो बोल पड़ी। रुखसती के वक्त इतरत और सनम को अलग करना बहुत मुश्किल हो रहा था। दोनों एक दूसरे के गले लगे बेतहाशा रो रही थी। शाहजहाँ बेगम ने अपने आप को बहुत मजबूत बनाया हुआ था, मगर फिर भी माँ तो थी ना, आंसू इनकी आंखों में आ ही गए। सनम को रोता देखकर साइम ने चुपके से इसकी वीडियो पिक्स बनाई थी ताकि बाद में इसे चढ़ाए। मूसा के जाने के बाद 5 मिनट बाद ही बिलाज कमरे में आया तो इतरत को शीशे के सामने खड़ा देख के वो चौंका। वो तो समझ रहा था बेड पे बैठी घूंघट निकाले वो उसकी राह तक रही होगी, मगर ये तो यहाँ अपनी ज्वेलरी उतार रही है। बिलाज बिल्कुल इसके पीछे खड़ा हुआ अपनी वॉच उतार कर इस ड्रेसिंग पे रखकर अपनी शेरवानी उतारने लगा। शीशे में से इतरत तिरछी निगाहों के साथ बिलाज की सारी कार्रवाई देख रही थी। इतरत ने चूड़ियाँ उतारने के बाद अपना दुपट्टा खोलना चाहा तो एक पिन थी जो खुलने का नाम नहीं ले रही थी। बिलाज ने जब इसे दुपट्टे से उलझता हुआ देखा तो आगे बढ़कर इसका हाथ दुपट्टे से हटाया और खुद इसकी पिन खोलने लगा। इतरत का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, मगर वो ऐसी बन गई जैसे इसको कोई खास परवाह नहीं। पिन खोलते ही धड़ाम से इतरत का दुपट्टा बिलाज के पैरों पे गिरा। बिलाज ने दुपट्टा उठा के साइड पे रखा। जब इसकी नज़र इतरत के बैग पे पड़ी, गर्दन की लेफ्ट साइड पर मौजूद डबल तिल देख के वो चौंका। एक अरमान जागा इसके दिल में, मगर फिलहाल वो जिद कर गया। इतरत ने अपनी माथा पट्टी उतारना चाही तो बालों में अटक गई और वही इतरत की बस हो गई। एक तो वो बिलाज की निगाहों से कंफ्यूज हो रही थी, ऊपर ये हैवी ज्वेलरी। बिलाज ने जब इसे ज्वेलरी से कश्ती लड़ते देखा तो वो दोबारा इसकी हेल्प करने लगा। एक एक करके वो इतरत का चेहरा ज्वेलरी से आज़ाद कर रहा था। जब उसकी नज़र इतरत के गुस्से में फूले हुए चेहरे पे गई तो बिलाज के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और वो बेखुदी में बोल गया, गुस्से में पूरी बारबी डॉल लग रही हो। बिलाज के जुमले पे जब इतरत ने इसे निगाह उठा के देखा तो बिलाज को अंदाज़ा हुआ वो क्या बोल गया। अपनी जीभ मिटाने के लिए सिद्धरथ से कहा, वैसे तुम पहली दुल्हन हो जो दूल्हे के आने पे बेड पे घूंघट डाल के नहीं बैठी हो, बल्कि आईने के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। जाहिर सी बात है, अब एक बेवफा का चेहरा घूंघट में तो होना नहीं चाहिए और हमारे दरमियान अब ऐसा मोहब्बत से लबरेज कोई सानिया नहीं जिसे दोहराने के लिए मैं घूंघट डाल के तुम्हारा इंतज़ार करूँ। ये बोल के इधर ड्रेसिंग के पास से जाने लगी। ये जाने बगैर के बिलास ने इसे किसी बात का बुरा नहीं मनाया, बल्कि खामोशी से इसे आज दुल्हन बने अपनी बीवी के रूप में देख रहा था।
कभी खुश ख्वाहिश थी कि इसकी जब वो इसकी ज़िंदगी में दुल्हन बन के आएगी तो वो रात वो यादगार बना देगा। मगर आज जो रात इसकी ज़िंदगी में आई इसे नहीं पता कि वो क्या करे। इतर जाने लगी तो बिलाज ने इसका हाथ पकड़ के अपनी जानिब खींचा। बिलाज के बिना शर्ट के जिस्म पे इतर का जिस्म टकराया। इतरत ने निगाह उठा के बिलाज को देखा जहाँ सिर्फ इसे मोहब्बत दिखाई दी। बिलाज ने इसका चेहरा थामा और उसके लब पे अपनी लब रख दिए। बिलाज के संभल में इतरत के आंसू गिरने लगे मगर बिलाज ने यहाँ बस नहीं की। आज भी इतरत के और उसके ताल्लुक को एक और मौका देना चाहता था। इसने इतरत को गोद में उठा के इसे बेड पे लिटा के धीरे से इसकी गर्दन पे झुक गया। कभी इसके कान चूमता, कभी इसकी आंखें, कभी इसके लब। इतरत खामोश से अपनी मुठ्ठियाँ भीजी इसकी कार्रवाई बर्दाश्त कर रही थी। बिलाज ने इसके माथे पे अपने लब रखे और दोनों की निगाहें मिली। तब बिलाज ने कहा, एक बार कह दो बिलाज, मुझसे गलती हो गई। बिलाज ने इसको लबों को चूमते हुए इसके नीचे वाले होंठ को जरा खींचते हुए कहा, कैसी गलती? इतरत ने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए कहा, वही जहर वाली। मुझसे माफ़ी मांगो मेरी जान, मैं माफ़ कर दूंगा। बिलाज ने मधोशी के आलम में इसकी शर्ट दोनों शोल्डर से नीचे करते हुए इसकी गर्दन को जगह जगह चूमते हुए गर्दन के नीचे का फासला मिनटों में तय किया। पेट से ऊपर शर्ट करते हुए वो हाथ अपनी लब रख के बिलाज ने उठ के दोबारा इतरत के लबों को चूम के कहा। बिलाज की आंखें मदहोशी के आलम में रेड हो रही थी। इतरत के दोनों हाथ इसने अपने हाथ में लिए थे। इतरत का पूरा चेहरा बिलाज चूम रहा था। मगर मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मेरी गलती नहीं है। इतरत का कहना था कि बिलाज अभी मोहब्बत में प्यार में मदहोश था। एकदम इसके चेहरे पर चट्टान सी सख्ती आ गई। इसने अपने हाथ में मौजूद इतरत के हाथ को ज़ोर से दबाया। हटे मेरे ऊपर से, मैं किसी बात की माफ़ी नहीं मांगूंगी जब मैंने कुछ करा ही नहीं। तुमने मेरी मोहब्बत पे शिरक किया इतरत, और तुम कह रही हो कि कुछ नहीं करा। तुमने एक से एक गुजारा तुमसे एक से गुजारा नहीं हो रहा था। तुम्हारा क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में जो तुमने जैन की बाहों में पनाह ढूंढी। इतरत की आंखों में बिलाज की बातों से अफसोस से भरने लगी। इसने जो कहा इसे अंदाजा नहीं था कि आगे बिलाज का रद्द-ए-अमल ये होगा। हाँ, जो चाहे समझे, नहीं है मेरा गुज़ारा एक मर्द के साथ। हाँ, मिलता था मुझे सुकून ज़ैन की बाहों में। काश आज भी वो होता आपकी जगह। बस ये बात इतरत ने कह के अपने लिए अज़ियत खरीद ली थी। इतरत की बात सुन के बिलात एक झटके से इसका शरारा टाँगों से ऊपर किया। आज मैं तुम्हें बताऊँगा कि बेवफ़ा बीवी के साथ क्या करा जाता है। बिलात ने इसके दोनों हाथों को सख्ती से तकिए पे रख के दबाया और ख़ुद उस पे झुक गया। बिलात की समझ से इतरत को एक दर्दनाक चीख निकली जिसे बिलात इसका जबड़ा पकड़ के रोक चुका था। इतरत का पूरा वजूद तकलीफ में आ गया था। इसके आंसू तकिए पे जर्स हो रहे थे मगर बिलात पे खून सवार था। बिलात इसके ऊपर से हटा तो इतरत की अटकी सांसें भावनी वो जैसे उतरने लगी। बेड से बिलात ने इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ कर कहा, अभी जो मैंने वसूल किया वो शौहर का हक था। अब जो तुम्हारे साथ होगा वो मेरी मोहब्बत की तौहीन का बदला होगा, बेवफाई का बदला होगा। बिलात छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। इतरत ने बिलात का हाथ अपने बालों से हटाना चाहे मगर अगला अमल जो बिलात ने किया इतरत की रूह तक काँप गई। इसने इतरत को उल्टा किया और उसके हाथ पीछे कमर पे बांध दिए। तुम्हें बिलात ये नहीं करे नहीं बिलात ये नहीं करे, ये गुनाह है। प्लीज़, मैं बीवी हूँ आपकी, प्लीज़ नहीं। इतरत के रोने में शिद्दत आ गई थी मगर बिलात आज बेरहमी पर उतर आ चुका था। वो इतरत पे एक बार फिर झुका। इतरत की टांगें इसका पूरा जिस्म एक बार फिर तकलीफ से आशियाना हुआ। इतरत की गर्दन पे बिलात के हाथों के निशान आ गए थे। एकदम खामोशी छा गई जब बिलात इतरत को बेवफाई की सज़ा देके इस पे से हटा। इतरत पे से हटने के बाद बिलात करवट लेकर लेट गया और इतरत जिसका पूरा वजूद इस वक्त बर्फ़ हो चुका था वही उल्टी लेटे लेटे वो बेहोश हो चुकी थी। बिलात करवट लेकर लेट तो गया मगर अपनी आंखों से बहने वाले आंसू को इसने नहीं रोका। वो आज इतरत के साथ सारे मामला क्लियर करना चाहता था। प्यार से मोहब्बत से मगर इतरत की बदज़बानी ने इसे तहस दिलाया और इसने वो गुनाह कर लिया जिसकी शायद वो माफ़ी नहीं। रात के अनजाने के इस पहर उठ के वो नहाया और अपने रब के आगे बिलख पड़ा। इस गुनाह की माफ़ी अपने रब से मांगने लगा जो शायद रब इसे माफ़ कर दे मगर जिसके साथ इसने ये क़यामत ढाई वो इसे माफ़ नहीं करे। दुआ मांग के वो उठा तो इतर का जाके चेहरा गौर से देखा। एक बार फिर से पछतावा होने लगा अपने अमल से मगर अचानक इस पछतावे की जगह गुस्से ने ले ली। बिलात ने इसके बिखरे वजूद को ब्लैंकेट से धका दिया और खुद सोफे पे जाके लेट गया। एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हीर और सेना जो किसी लेक्चर पे डिस्कशन कर रही थी। एक अजनबी को खुद से मुखातिब करने पे पहले इन दोनों ने एक दूसरे को देखा मगर हीर एक मिनट के लिए चौंक गई थी इसकी आवाज़ पर।
एकदम वो लड़का हीर के बराबर में बैठ गया। हीर ने गुस्से में इस लड़के को घूरा, मगर जब गौर से इस लड़के को देखा तो फ़ौरन अपने दोनों हाथ अपने मुँह पे रख के कहा, ज़ुआन, शुक्र है मैडम, तुमने मुझे पहचान तो लिया। वैसे क्या इतना चेंज लग रहा हूँ मैं? ओह माय गॉड ज़ुआन, ये तुम हो? आई डोंट बिलीव दिस। सिदरा तो मानो शॉक में थी। ज़ुआन बिल्कुल ही अलग लग रहा था। इसकी जान पहचान वाले अगर पहली दफ़ा इसे देखते तो सूलियों में तो पहचानते नहीं। सिदरा मुसलसल शॉक से कैफे में बात कर रही थी, मगर हीर बस ज़ुआन को देखी जा रही थी। वो खामोश थी, एकदम खामोश। सिदरा जॉन के गेटअप से बहुत खुश थी, मगर जॉन ने जिसके लिए सब किया था वो बिल्कुल खामोश थी। चलो यार, मैं तो कैंटीन जा रही हूँ, बहुत भूख लग रही है, तुम लोग आ रहे हो? सिदरा, कैंटीन जा रही हो तो मेरे लिए भी बर्गर ला दो, मैं यहीं बैठा हूँ। हीर, तो चल रही हो? हीर, तू चल रही है? नहीं, मुझे भी भूख नहीं है, तुम जाओ, मैं यहीं हूँ, फिर हॉस्टल चली जाऊँगी, तुम वहीं आ जाना। हीर के कहने पर सिदरा चली गई, जिसके जाते ही हीर हॉस्टल जाने के लिए खड़ी हुई। जब जॉन ने इसका हाथ थाम के इसे दोबारा बिठाया और कहा, क्या बात है, चुप क्यों हो गई तुम अचानक? हीर ने पहले जॉन को देखा, फिर कहा, ये सब आपने मेरे लिए करा है ना? अपना हुलिया चेंज? हाँ तो क्या हुआ? मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है, अपने छोटे बाल, कान और हाथ आज़ाद है मेरे हर ऊट पटांग चीज़ों से। मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे कपड़े अच्छे हैं, मगर मेरे लिए क्यों किया आपने ये सब? हाँ, ये सवाल अच्छा है, मगर इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूँगा, जब यूनी के बाद तुम मेरे साथ लंदन घूमने जाओगी। अच्छा, और ये कब डिसाइड हुआ? ही ने मुस्कुराहट के साथ कहा, अभी हुआ नहीं, अब कोई बहाना नहीं करना, कल चलोगी ना? अच्छा ठीक है, मगर सिद्धरा भी जाएगी। क्यों, मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें? बात भरोसे की नहीं है जान, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ऐसे आपके साथ जाना अकेले। तो फिर रहने दो, जा ही नहीं रहे हम। जॉन ने मुंह बनाकर कहा, अरे ये क्या बात हुई? ने जॉन को घूरते हुए कहा, यही बात है, अब हमारे दरमियान अब बात तब होगी जब तुम्हें भरोसा होगा, और अगर कल तक तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा हो जाए कि अकेले मेरे साथ जा सको तो आ जाना यूनी के बाहर मेरी गाड़ी के पास, वरना मैं समझूंगा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। ये कहकर जॉन वहाँ से चला गया और हीर कितनी देर तक इसे जाता हुआ देखने लगी। बलाज की आँख खुली तो इसे दर्द कहीं दिखाई नहीं दी। इससे पहले कि बलाज इसे ढूंढता वो वॉशरूम से निकली, लाइट पिंक कलर के ड्रेस में। आंखों की सूजन बताती वो कितनी देर रोती रही है। ये तरह बहुत आराम आराम से चल रही थी। इसके चेहरे से इसकी तकलीफ का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। इसे इस हालत में देखे बिलाज ने निगाहें झुका ली। अब बिलाज को ये फिक्र होने लगी थी कि कहीं इतरत अभी अपने घर वालों के सामने इसका रवैया जाहिर न कर दे। इतरत ने हल्का सा मेकअप किया और बिना बिलाज पे निगाह डाले कमरे से चली गई। इसके जाते ही विलास ने लंबी सांस ली। गुस्से में जो इसने किया इसे खुद भी पछतावा था, मगर अफसोस अब कोई फ़ायदा नहीं। बिलास फ्रेश होकर निकला तो इतरत अपना ज़रूरी सामान पैक कर रही थी, क्योंकि आज वलीमे से वापसी पे इनकी इस्लामाबाद की फ़्लाइट थी। बिलास को कल सुबह हर हाल में बेस पे रिपोर्ट करनी थी, इसलिए वो और इतरत वलीमे से वापसी पे इस्लामाबाद जा रहे थे। जो ज़रूरी सामानों के मारा वो रख लेना, बाकी एक दो दिन में बाजिल पहुंचा देगा पिंडी। बिलाज के बोलने पर इतरत निगाहें झुकाए खामोशी से अपना काम कर ही रही थी, और बिलाज चाह रहा था वो इससे बात करे। इतरत अपना काम मुकम्मल करके नीचे नाश्ता करने जाने लगी, जब बिलाज ने कहा, ऐसी शक्ल बना के बैठोगी तो सब यही समझेंगे कि मैंने कल रात तुम पे बहुत जुल्म किया है, लिहाजा अपनी शक्ल दुरुस्त करो, और याद रहे अगर कल रात के बारे में कोई भी बकवास तुमने रोते धोते किसी से करे तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। बलाज की बात ख़त्म होते इधर बाहर जाने लगी, जब बलाज ने इसे खींचकर अपने सामने किया। कुछ बोल रहा हूँ तुमसे। बलाज के कहने पर इतरत ने निगाह उठा के बलाज को देखा। मेरे गुस्से को बार बार क्यों आजमा रही हो इतरत? तुम्हें पता है तुम्हारी खामोशी मुझे गुस्सा दिलाती है। तो उतार ले मुझ पर गुस्सा। कहाँ से उतारना शुरू करेंगे? सीधी रेडियो या फिर? इतरत गुस्से में एकदम फट पड़ी। आगे की बातें से पहले इतरत बोलती, बलाज इसका जबड़ा तो बोल चुका था। इधर ज़बान संभाल के बात करो। मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो आपको गवारा नहीं हुआ? वही कहा जो आपने कल रात किया मेरे साथ, जानवर जैसा सलूक। एक बात याद रखिएगा बलाच खान, मुझे इतरत अदर को तुमसे नफ़रत है, सिर्फ तुमसे नफ़रत। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपसे नफ़रत है तो आपकी राहत का सामान नहीं बनूंगी। बनूंगी, जब जब बोलेंगे बनूंगी। मैं भी आपकी हवानियत की आखिरी हद तक देखना चाहती हूँ बिलाज। मुझे और अज़ियत दीजिएगा, ताकि मुझे हर लम्हा आपकी कैद में एहसास हो कि मैंने गलत वक्त पे गलत इंसान से मोहब्बत करी थी। ये बोलते हुए इतरत ने बेदर्दी से अपने आंसू रगड़े। ये बोल के इतरत ने बिलाज को इसी की निगाहों में शर्मिंदा कर दिया। मुझे शौक नहीं अपनी उजड़ने की दास्तान दुनिया वालों को सुनाने की, बेफ़िक्र रहिए जब तक सांस है। इतरत अज़हर नहीं, इतरत बलाच हो अब तुम।
वलायत ने इसकी बात काटते हुए गुस्से से कहा, आप कह सकते हैं मगर मैं आज भी इतरत अज़र हूँ क्योंकि कल रात मेरी शादी हुई थी मगर मेरे शौहर ने मुझसे प्यार नहीं मेरे साथ ज़ना करा है और एक औरत एक ज़नाकार का नाम कभी अपने नाम के साथ नहीं जोड़ती। ये बोल के इतरत नीचे चली गई और वलायत ने गुस्से में दीवार पे मुक्का मारा।